जब से मैं कोरोना हुआ चला और मेरे को हुआ, तो उसके बाद बीच में एक थोड़ी देर के लिए आया था मैं किसी उसमें, और सेशन में ही आया था। उतार दूं? फिर तुम ये तो नहीं लिखोगे? ये सर उन्हें कार रख हैं? इनको तो हाँ, मेरे से तो नहीं लगेगा, लेकिन इनको तो कोई नहीं पूछेगा। मेरे बारे में लिख देंगे कि कोविड की वो इन्होंने पालना नहीं की। हैं? उसके बाद यहाँ आने का मेरा को मौका नहीं मिला आपसे मुलाकात करने का, सेशन में ही। और सेशन में भी ऐसा है, तुम्हारी प्रेस गैलरी तो गई वहां से, हैं? वो तो हरियाणा निवास में आ गई, और इतना मैं ज़्यादा जा नहीं सकता वहाँ बिजी होकर। तो इस वास्ते आज सभी साथियों को मिलाया, बात भी करेंगे। मुद्दे आपको मालूम है आज हरियाणा की क्या स्थिति है, और विधानसभा में हमने हर मुद्दा उठाने का प्रयास की, लेकिन मैंने शुरू में कहा था समय कम है, 3 दिन का समय नाकाफी था। जिस हिसाब से आज हरियाणा के हालात हुए हैं, आज हरियाणा जो है आर्थिक तौर पे, क्राइम के उसमें, महंगाई में, बेरोजगारी में, देश में सबसे दो प्रदेश, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश हर चीज में नीचे खिसक रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी कह रही है, हर जगह कह रहे हैं। जो भी ये 7 साल हो गई सरकार को बने, और पीछे बीजेपी जेजेपी को भी 2 साल हो गए। इनका घोषणा पत्र देखो, इनका जो कहता है हमारा कॉमन मैनिफेस्टो हम बनाएंगे, उसमें से एक भी कोई वायदा इन्होंने पूरा किया हो? सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, घोषणाएं करते हैं, और काम 2 ही करते हैं। काम इनका है सर्वे और सर्विलेंस, तीसरा कोई काम नहीं है इस सरकार का। कोई गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो उनको लाभ पहुंचे। बेरोजगारों के लिए कोई भी वो नहीं हुआ। आपके सामने है जिस प्रकार से बेरोजगारी में तो सीएमआई रिपोर्ट से नंबर 1 है ही हरियाणा, और फिर वो तो है ही नंबर 1। लेकिन नीति आयोग की भी जो इस साल रिपोर्ट आई है, हरियाणा, बिहार और झारखंड के पीछे है बड़ी स्टेटों में, मतलब तीसरे नंबर पे है। क्यों? सीएमआई की तो कहते हैं कि भाई ये रिपोर्ट जो है वो कोई उसकी है, कांग्रेस की वहां का। दिखाइए भाई, ये परिभाषाएं कैसे बदलती हैं, ये आपके सामने निकाली दुश्मन। 2019 में चुनाव से पहले जो आपके आज उप मुख्यमंत्री हैं, सीएमआई की रिपोर्ट पे क्या उन्होंने ट्वीट किया, ये देखो हैं, ये उनका है। ये है 5 सितंबर 2019 का। दुष्यंत चौटाला, शर्मनाक आंकड़े, बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर 1 पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियों हरियाणा से बाहर वालों को दे रहे हैं, दूसरी ओर हरियाणा की बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7% पर पहुंच गया।
अब कैसे परिभाषा बदल गई भाई, अब ये कैसे हो गया? जब तो इस पे रिलाई किया जा सकता, जब तो ठीक, अब गलत, ये दोहरे मैदान कैसे? अगर ये कांग्रेस की है और बीजेपी गवर्नमेंट, गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वहां 4% क्यों दिखाया गया और यहाँ 8.9 क्यों दिखाया गया, 8.1 क्यों दिखाया गया, 28.9 क्यों दिखाया गया? अब नीति आयोग की भी रिपोर्ट है, वो आपके सामने है, तीसरे नंबर पर दिखाया गया। और रोजगार देने की बजाय जो खाली जगह है, चाहे वो पुलिस महकमे की हो, चाहे वो पुलिस महकमे में हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, एजुकेशन की डिपार्टमेंट की हो, लाखों जगहें खाली पड़ी है। कोई निकालेंगे जगह, विड्रॉ कर लेंगे। जैसे गीता जी ने विधानसभा में बताया, किसी यूनिवर्सिटी में कोई वो नहीं हुई, रिक्रूटमेंट नहीं हुई, और पेपर लीक कर देंगे। जो लुटाई ये पेपर लीक में हुई है हरियाणा के युवाओं की, जैसे हमने मांग की कि भाई सीबीआई की जांच कराओ आप, मैं ये समझ से बाहर है कि अगर इनको कोई है ही नहीं, ये कहता है भाई ठीक है ये तो वो है, तो सीबीआई की जांच कराने में क्या संकोच है इनको? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है जो संकोच कर रहे हैं। नहीं तो हर चीज के लिए तो बहुत जल्दी करते थे ये सीबीआई की इंक्वायरी करने के लिए। इंटर स्टेट मामला हो चुका है ये, कुछ आदमी जम्मू में पकड़े गए हैं, कल को पंजाब में कोई पकड़ा जाएगा तो क्या करेगी हरियाणा पुलिस? इसको तुरंत सीबीआई को देना चाहिए ताकि लोगों को वो हो, हैं? हाँ, विश्वास हो। और दूसरा मैंने कहा था कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी से सीबीआई की इंक्वायरी एक इशू है। दूसरा, अभी जाके बाकायदा पब्लिसिटी पे तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इस बात की भी पब्लिसिटी करें कि भाई किसने कितने पैसे दिए, कितने लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे जो लुटाई हुई है। मतलब जैसे मैंने कहा, नौकरी चाहिए तो लखपति चाहिए, लखी चाहिए, इनको लखी ले सकता है नौकरी हरियाणा में। और भाई पेपर लीक करना तो करोड़ी चाहिए, करोड़ दे दो पेपर मिल जाएगा, लाख दे दो नौकरी मिल जाएगी। परचून की दुकान बना दिया हरियाणा को, नौकरियां हिसाब भी की है, तो लखी करोड़ी पैदा कर दिए भाई इनने। यहाँ पर हरियाणा का जो बेरोजगार है उसका भविष्य अंधकार में। इसी प्रकार से किसानों का जो लैंड एक्विजिशन, हर फैसला इनका किसान विरोधी। लैंड एक्विजिशन में जो अमेंडमेंट के लेके आए हैं, इतनी मुश्किल से लैंड एक्विजिशन हुआ 2013 में, 1894 का था, किसान के हित का बना। अब जो भी ये लेके आए हैं टोटल किसान के अहित का है। चाहे वो 70% कंसेंट की बात हो, उसको खत्म करने के लिए जो 10 है इन्होंने किया है। जैसे मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते थे, उसको भी कर दिया। और जो हाँ डिफेंस के लिए और चीज़ों के लिए कर सकते थे, जरूरी हो देश की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब तो इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें कर दी, उसको छूट दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसान की कंसेंट तो गई, जो कंसेंट जरूरी थी।
कलेक्टर को पावर दे दी हैं? हाँ, मतलब तो ये तो पूंजीपतियों के हाथ में गई, किसान विरोधी है, और जो क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं ना, वो उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का। और मकसद में समझ में आया कौन से प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने किए। अरे लैंड बैंक हरियाणा के पास बहुत है, उसको यूटिलाइज कर लो। जो आईएमटी है खरखौदा, उसको कर लो। आईएमटी रोहतक खाली पड़ा है, फरीदाबाद है, ये आपका शाह है, कितनी जगह आप कर सकते हो हैं? हाँ, फिरोज का मेवात में है, वो खाली पड़े हैं। जो एक्विजिशन करी हुई लैंड जो एक किसान के हित की है, दादूपुर नलवी, वो डिनोटिफाई कर दी, जो कि डार्क जोन की थी सारी जमीन। वो जो ये कहते हैं 22 तक हम आमदनी दुगनी करने वाले बात है। तो एक भी फैसला इनका किसान और गरीब आदमी हक में नहीं। जो कलेक्टर को पावर दे दी कि भाई वो करे, कोई मालूम कोई लैंड ओनर चले गए और उनका हो गया, उसी टाइम जो है एक्विजिशन कर दे विदाउट आस्किंग एनी ऑब्जेक्शंस। भाई कोई लैंड ओनर है, उसकी जमीन में से किसी का रास्ता जा रहा है, किसी का रजवाया जा रहा है, किसी को ईजमेंट राइट मिला हुआ है, किसी ने मोर्टगेज का रखा है, किसी ने ठेके पे ले रखा है, कोई साझी मिला हुआ, उनकी कोई सुनवाई नहीं। इसका मतलब मजदूर कोई होगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो ये तो मतलब आपके सामने है, किसानों के और लोगों के विरोधी वो है। और इसी वास्ते मैंने कहा था भाई ये सिलेक्ट कमेटी में भेजो। क्या थी भाई इतनी जल्दी, क्या थी? सिलेक्ट कमेटी भेजते, डिस्कस होता। अगर कोई ये कहते बहुत अच्छा इसका नतीजा निकलेगा तो सबके व्यूज लेते। ये लैंड एक्विजिशन के मामले में इनको वापस लेना चाहिए, और हम आग्रह करेंगे गवर्नर साहब से भी कि इसको राष्ट्रपति के पास ना भेजा जाए मंजूरी के लिए। देखिए 75वां साल है हमारे स्वतंत्रता दिवस। आज बड़ी जोर शोर से हरियाणा सरकार भी कह रही है, लेकिन फ्रीडम फाइटरों की एक पैसा भी उन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई 7 साल में। जहां छोड़ गए थे वहीं, इतना तो उनका सम्मान है। जो उनके पोते पोतियों को हम देते थे, चलो उस टाइम 21,000 देते थे, कितना मेरे को याद नहीं, वहीं की वहीं। कोई एक भी ऐसा वो नहीं जो उनकी करे। 75वां साल है, चलो मना, अब तो कुछ तो करते। सोचो हैं कितने, अगर हरियाणा में 4,500 पेंशन लेते थे तो आज तो बेचारे 400 ही होंगे, मुश्किल से 400 ही होंगे जो पेंशन ले रहे हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार को। महंगाई का मैंने आपको बताया, महंगाई किस तरह से पकड़े, एक कदम महंगाई कम करने का नहीं। डीजल कहां से कहा, मैंने कितनी बार कहा। और वहां तमिलनाडु में स्टालिन की गवर्नमेंट बनी है, 1 मिनट में कम कर दिया 3 रुपए लीटर। यहाँ क्या वो है भाई, अपना वेट तो कम कर ही सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है कि अपना वेट कम कर लो, जिसको सस्ता देना है, तो क्यों नहीं हरियाणा सरकार करती भाई? डीजल की भाव बढ़ गया, खाद बढ़ गया, पेस्टिसाइड्स बढ़ गए, लेकिन किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रहा। जो मक्का का एमएसपी था, मेरे पास रसीद है, 1400 की तो रसीद है, लेकिन बिका वो 1900 से 1850 एमएसपी। और वो बेचारे का किसान का लिया कहीं 1000 में, कहीं 1200 में, कहीं 1400 में, उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही। लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। तो ऐसे समय में किसानों की मदद करने की बजाय और उसके ऊपर वो ये कर रहे हैं। देखिए ये जो साल गुजरा, कोरोना आया, बड़ी भारी, सारी दुनिया में आया, सबको दिक्कत हुई। हमारे यहाँ भी, हम वी कांट बी एक्सेप्शन। सबको बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ रही।
प्रयास भी किए, लेकिन हमने उससे सीख क्या ली? पहली वेव से दूसरी वेव तक कोई तैयारी नहीं करी। अब ये कह रहे हैं तीसरी वेव आएगी, नीति आयोग वाले कह रहे हैं, वो तो यहां तक चले गए रोज के 4 लाख केस होंगे। अब क्या तैयारी है इनकी? कितने तो पैरामेडिकल स्टाफ इन्हें भर्ती किए, कितने डॉक्टर भर्ती किए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर किया, कितने और बेड ऐड किए। ऐसा विधानसभा में इनको बताना चाहिए था कि हमने इतने तैयारी की है, लेकिन बताएंगे क्या? बताने के पास कुछ है ही नहीं इनके पास। हाँ, एक बात जरूर कह दी कि जो वायदा किया था नर्सिंग स्टाफ से, जो कोरोना वॉरियर से, चाहे बेचारे सर्फ सफाई कर्मचारी थे, इनके हम दुगने वो देंगे, वो मना कर दिया। तो क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी सरकार की भाई, जब पहला ही वायदा नहीं पूरा किया? तब तीसरी वेव की तैयारी है क्या है, खोल के बताना चाहिए। हम इतनी भर्ती कर रहे हैं, हम ये तैयार हैं, हम सब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, सबको इकट्ठा मिलकर लड़ना है, लेकिन सरकार को कुछ तो वो लेनी चाहिए। अपनी खाली वाह एडवर्टीजमेंट से काम चलेगा सरकार का? इवेंट मैनेजमेंट से काम थोड़ा ही चलेगा आपका। और जैसा मैंने कहा, किसान की तो बात अलग है। हरियाणा के बारे में भी सरकार, ऐसी सरकार, बेरुखी सरकार मैंने देखी जो अपना हिस्सा भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में पिछले 1 साल से हरियाणा का मेंबर ही नहीं है। देखिए, जब से भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बना है, वहां इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का होता है और पावर का मेंबर पंजाब का होता है, और चेयरमैन जो है वो 4 स्टेट पार्टनर है, इनसे बाहर का होता है। इससे पिछले 4-5 साल में मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, चेयरमैन भी इन्हीं की स्टेटों में से एक बन गया, और 1 साल से हरियाणा का मेंबर ही नहीं है, इरिगेशन मेंबर नहीं है। तो उसका क्या नतीजा हुआ कि पावर का मेंबर भी पंजाब, हरियाणा इरिगेशन का मेंबर भी पंजाब, बंटवारा वो करेगा, हरियाणा को हिस्सा कहां से मिलेगा? जब भी तो इतनी किल्लत हुई, जितनी राइस सूट्स में 15-15 दिन 20-20 दिन लेट हुए, रोज हम टेलीफोन करते रहे, क्यों? आपका वहां कोई है ही नहीं, और अब भी नहीं भेजा। क्या एक चीफ इंजीनियर होता है, एक चीफ इंजीनियर स्पेयर नहीं कर सकते अब जो अपना हका खूब की लड़ाई लड़े? और मेरे को पता नहीं, मैंने सुना है, ये हरियाणा सरकार की मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि ऐसी बात चल रही है वहां कि 4 स्टेटों में से कोई किसी का मेंबर बन जाओ। अगर ऐसा हो गया तो हरियाणा का तो हित कभी मिलेगा नहीं। उस बात को अगर कोई है, चल रही है, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि जो हमारा हक का है मेंबर रहे, और इरिगेशन मेंबर हरियाणा ही रहे, हरियाणा का ही रहे, नहीं तो ये बड़ा भारी नुकसान हमारा होने जा रहा है। एक समय था जब हरियाणा बना 66 में, उस टाइम एक मेडिकल कॉलेज था पंजाब के समय का। 2005 तक सरकारी कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं था। उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, प्राइवेट भी बने। यहाँ हुआ लड़कियों की मेडिकल कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, वो तो अलग बात मैं बता रहा हूँ। तो लोगों ने रुचि लेने लगे, डॉक्टर बनने लगे। जो हमारे बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, वो यहाँ पढ़ने लग गए, डॉक्टर बनने लग गए, मिलने लग गए। वो उसका क्या किया, 8 लाख फीस थी, 8 से 22। इसका मतलब गरीब आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बन नहीं सकता भाई, आम आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बन नहीं सकता है 22 लाख। अगर है, आप तो इतनी सरकार की क्षमता है, कुछ उसकी फिक्स करके, आमदनी फिक्स करके सब्सिडाइज करे,
सरकार क्यों नहीं कर सकती? मतलब गरीब आदमी को और आम आदमी को, बच्चे को यहाँ डॉक्टर बनाने का हक ही नहीं रहेगा क्या? तो ये सारे ऐसे काम इन्होंने किए हैं। एक और इन्होंने स्कीम चलाई, आज से 5 महीने पहले, शायद पिछले सेशन में मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की थी। वो थी मुख्यमंत्री अत्याधुनिक परिवार, क्या ये, उत्थान, हाँ, अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान। उसका जवाब आया है, क्या है इनका? ये था भाई 1 लाख उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो कुछ नहीं आया भाई, क्या देंगे? ये है व्याख्यान करेंगे उनको। व्याख्यान तो तुम्हारे इतने पोर्टल हैं, जब आप कहो तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, क्या है तेरे पास भाई? देख भाई, तो उसका व्याख्यान करेंगे। अरे व्याख्यान करने के तो भाई बहुत बहुत है, तुम्हारे रोज अखबार रहे, इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देने लग गए, फिर स्कीम की क्या जरूरत है? व्याख्यान तो कर लो, तुम कर ही रहे हो। वही मैं कह रहा, इवेंट मैनेजमेंट एक बताएं कि भाई ये लाभ दिए, जैसे हमने किया था, 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप का फैसला किया था, गरीब आदमियों के आगे मकान बना के दिए थे। ये बताए तो इसमें कौन से वो किया है? वो तो बीपीएल के लिए था, सरसों का तेल भी था। ये जो बता रहे हैं आइडेंटिफाई करें, 1 लाख आदमी करेंगे, इसमें क्या बेनिफिट दिया है सरकार ने अलग से? खाली व्याख्यान करेंगे, अभी तुम्हारी ये स्कीमें हैं, ये स्कीमें तो सब योजना की पहचान अथवा लाभों की रूपरेखा के मिलाने हेतु जोनल कमेटी द्वारा चिन्हित परिवार के सदस्यों से संपर्क किया जाएगा। कब किया जाएगा भाई? जोनल कमेटी का गठन किया जा रहा है। क्षेत्रीय समिति चिन्हित परिवारों के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, कौशल विकास आदि के संबंधित विभागों के तहत उपलब्ध विभिन्न योजनाओं की व्याख्यान करेंगे। ये इनका जवाब है। देंगे कुछ नहीं, व्याख्यान करेंगे। व्याख्यान करेंगे पर भाई सरकारी अमला ठमला क्या करेगा? तुम कर रहे हो क्या? पब्लिक रिलेशन करेगी, और क्या आप लोग करोगे जो एडवर्टीजमेंट में इतने पैसे जा रहे हैं? इस प्रकार से बहुत मुद्दे थे। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि भाई बहुत कम समय है, लेकिन मेजॉरिटी अथॉरिटी में तो अकेला था बीएसी में। मैं कहा 1 हफ्ता तो चलाओ, और हमने एक निवेदन किया, मैंने आभार भी व्यक्त किया स्पीकर साहब का, भाई 0 आवर शुरू करो ताकि कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाने ही मिल जाए। उन्हें एक नया किस्म का 0 आवर बना दिया जो हमने कभी सुना ही नहीं, कि 3-3 मिनट बोलेंगे। आज अखबार में इतने आदमियों ने कहा 3 मिनट में व्याख्या वो ज्वलंत मुद्दा बताया जाएगा क्या? कभी नहीं कहीं देखा मैंने भाई 0 आवर में 3-3 मिनट का। ये तो एक मतलब टरकाने वाली बात होगी, गलत है। मैं तो इसी वास्ते असेंबली में कह दिया भाई, हाँ, इसी वास्ते मैंने कह दिया भाई इससे अच्छा तो ना है, कभी हम उठ कर रोड़ा तो कर लेंगे हैं। 3-3 मिनट का मतलब 0 आवर भी अपनी किस्म का बना। 0 आवर दिया अच्छा था, मैंने सोचा भाई ज्वलंत मुद्दे उठेंगे, चलो ये मौका मिलेगा। लेकिन वहाँ भी मौका कहाँ है? ऑक्सीजन की बात आए तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भाई 1 आदमी भी नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से, जबकि पूरे अखबार भरे। या तो आपके अखबार झूठे भाई, या हम झूठे, कौन झूठा? ये तो मतलब कोई हाई लेवल इंक्वायरी साबित कर सकती है ना। कितने अखबार है भाई? ये देखो आप लोगों के भरे, जनता में ये आप लोगों के अखबार भरे पड़े हैं ऑक्सीजन की कमी से मरे। या तो कौन बताओ कौन से अखबार आपके झूठे या हम झूठे भाई, या वो झूठे? झूठा तो मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन गुमराह हाउस को करना अच्छी बात नहीं है। चलो उन्होंने अब कमेटी बनाई है, उस सत्रीय कमेटी, अब तक तो कोई नाम आए नहीं तो इतनी देर में तो काम शुरू होना चाहिए। तुरंत उसका गठन करके इस बात की जांच कराई जाए और पूरा एडवर्टाइजमेंट कराया जाए।
ये ऑक्सीजन से, मैं तो एक ही बात कही थी उनको, भाई आप पहले दिन आपने कोई नहीं मरा, अगले दिन मैं यही कहता, मैं हाँ या ना कह दो, आपने कल बात कही थी उस पर। तो खैर उन्होंने बनाई कमेटी, तो जल्द तुरंत गठित करके और ये बनाए। और विधानसभा में जो है, जो मौका देना चाहिए था, जो आज के ज्वलंत मुद्दे हो, उससे हमारे साथी वंचित रहे। 3 मिनट में तो भाई अपना नाम और गांव में बता सके आदमी, और तो कुछ नहीं बता सकता। मैं तो इस बात का एतराज किया था। हैं? एक मिनट बस, लेट मी फिनिश। जब आपसे उसमें हुए, एक इवेंट में और चला रखा है इन्होंने कि फ्री अनाज 5 किलो। कोई नई स्कीम तो है नहीं है, ये तो हमारे समय में भी है। और उस समय तो सरसों का तेल भी मिलता था, नमक भी मिलता था, दाल भी मिलती थी। वो तो सब गायब हो गए। कहते हैं सरसों तेल का पैसा देंगे हम। किताबें बच्चों को देनी नहीं कि किताबों को पैसा दे, मार्केट में प्रिंट ही नहीं हो रही किताब, बच्चा को दे। मतलब ये बगैर किताब के बच्चे रह जाए। एक मास्टर एक स्कूल में है, इतनी कमी शिक्षा का, बिल्कुल है ना, क्या कहूँ, चौपट कर दिया हरियाणा में। इसी तरह जो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी हमारी, उसकी ग्रेडेशन लो कर दी, उसकी ग्रेडेशन बढ़ा दी। जो हम जिस लेवल पे कॉम्पिटिटिव कराते हैं, जहाँ बच्चे को मौका मिलता आगे जाने का, वो कंपटीशन कम कर दिए। डीएसपी हम बनाते थे, डीएसपी भर्ती करना बंद कर दिया। अब जिनकी जो डीएसपी भर्ती हुए उनकी प्रमोशन नहीं देते। तो ये जो है, खेल नीति में भी इन्होंने खिलवाड़ की है। तो कोई भी मतलब पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसकी मैं ये हो। खैर आप लोगों से मिलने का मन था भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और किसी भी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। है जी, माइक दो भाई उधर। नहीं, अब आग्रह किया है और हम अपना बात करके गवर्नर साहब से भी आग्रह करेंगे, मिलेंगे भी कि भाई इसको ना भेजा जाए आगे, और इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल ये जो है किसान विरोधी कानून, जिस मकसद से ये लैंड एक्विजिशन बिल बना था किसान के हित के लिए, ये उसका मकसद ही खत्म कर दिया इन्होंने। हैं? हाँ, काला कानून बना दिया किसान। हैं? कोई प्रमाण नहीं है, कोई कहीं से कुछ नहीं है। जब भी तो मैंने कहा, जब इनका पहला पेपर लीक हुआ ना, और ये अखबार में आई कि भाई इतने लाख रुपए में कंडक्टर बिका, इतने, उसके बाद इन्होंने कहा नहीं हमारा, हम तो बहुत साफ है, आपके यहाँ पर्ची खर्ची होती थी। नहीं, पहले पर्ची खर्ची तो भाई मैनिफेस्टो में डालते ये, लेकिन अपना बचाव करने के लिए दूसरे पे दोषारोपण का प्रयास किया। अब साबित हो गया भाई ये तो लखी और करोड़ियों का राज है। इनको नौकरी किसी को लेनी है तो लाखों ले जाओ, पेपर लाना है तो करोड़ों ले जाओ, पेपर लीक करके उनको भेज दो। वो नहीं पकड़े जाएंगे। पकड़े हो जाएंगे जो बेचारा बेरोजगार है, लालच में आके खरीद लेता है, किसी को बहकावे में आ जाता, उसको तो पकड़ लेंगे। लेकिन कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, कब लीक हुए, ये हाउस में गुमराह करना
कि केवल 4 पेपर लीक हुए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अखबारों में आया, अगर 28 कोई 28 लिखता है, कोई 24 लिखता है, कोई 22 लिखता है, हैं? सारे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। जब अब जो उन्होंने डिटेल दी, तहसीलदार का था अखबार, वो पेपर है ही नहीं जो लीक हुआ था। वो तो मेरे को भी याद है, पता नहीं कितने पेपर ऐसे लीक हुए। तो इसी वास्ते हमने मांग की थी, भाई सीबीआई इंक्वायरी कराओ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन में, तो हम लोगों को भी चाहते कि हाँ भाई नीयत साफ है, करना चाहते हैं, नहीं तो ये युवा पीढ़ी से खिलवाड़ है। हैं? मिशन मेरिट जारी रहेगा, सिस्टम पर अटैक हो रहा है वो। ये मिशन मेरिट है। अरे जहां एसएसबी कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड किया हो, हैं? ये हमारे टाइम में हो सकता है कोई नौकरी का टेक्निकल ग्राउंड पे कोर्ट ने कर दिया हो, या जो हुआ है एक आध जगह वो इन्होंने पूरे इंफॉर्मेशन ना दें, ये कह दें कि भाई ये जितनी जगह थी इतनी जगह खाली नहीं है, जबकि खाली थी, एफिडेविट दे दे तो कोर्ट जबरदस्ती लगा था। हाँ, यही हुआ। और कोई उनकी मेरिट पे थोड़ा ही था, दैट वाज नॉट ऑन चैलेंज ऑन देयर मेरिट। वो तो ये था भाई जगह। हाँ, ये तो सारी जो है ना पुलिस कांस्टेबल, ये सब ग्राम सचिव, जितने ये लीक हुए, अब उसकी डेफिनेशन बदल रहे हैं। पेपर लीक ये नहीं ऐसे होता है, पेपर लीक। अरे पेपर लीक कैसे होता है? बाहर हो गया, पेपर हो गया, कौन कहां से हो, लेकिन कहां से कब कैसे हुए, इसी बात की तो इंक्वायरी मांग रहे हैं हम। जब इनका गृह मंत्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस जांच करेगी। पुलिस किसके अंडर है भाई? गृह मंत्री के अंदर। गृह मंत्री खुद स्वयं कर रहा है कि भाई सीबीआई की जांच हो, तो भी इनको क्या ऐतराज है? मैं तो सीबीआई की जांच की बात कर रहा हूं। एसआईटी तो एसआईटी की रिपोर्ट ही कोई नहीं आती है। एसआईटी वो तो कितने रजिस्ट्री घोटाले की होगी, कोई आई है, कोई आई है, वो तो मेज के नीचे खिसक जाती है क्योंकि दाल में काला है। कहीं ऐसे आ गए, मैंने कहा बिल्कुल गलत है, कह चुका था मैं क्या मतलब है? मैं तो कभी ये बात होती है तो चेयरमैन पे मुकदमे नहीं बनते यार। ये अपना जो ना बचाव के लिए, अब उन्होंने कहा, मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहता, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अपने बचाव के लिए जो कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है यार, इसमें मैं बुरा क्यों मानूं उनको? ये तो पुरानी मिसाल है हमारे, जो खुद कसूरवार होगा अपने बचाव के लिए, नहीं तो क्या मतलब इसका भाई? ये उसको आज ही पता लगा? 7 साल के बाद पता लगा क्या? 7 साल से पहले नहीं पता था? जब हमारी सरकार थी जब नहीं पता था? जब ये बीजेपी में नहीं थे क्या, या राजनीति में नहीं थे? हैं? वो तो 2000 से निकाल लेंगे, वो तो 66 से निकाल लें। सवाल इस बात का है आज क्या मुद्दे? उस टाइम इतने प्रदेश की स्थिति मजबूत थी, मुद्दे ही नहीं थे इनके पास। हमारे पास मुद्दे हैं, गिना रहा हूं मैं। तो पूरा छूट देता था विपक्ष को, हर मेंबर को बुलवाते थे। अरोड़ा साहब से कभी बोलो इनको रोका हो बोलने से, कभी मौका ना दिया हो। ये आप सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं होगा, तो क्या? अब तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो
इनको कब रोका भाई हमने? कभी विपक्ष ने कहा भाई हाउस बढ़ा तो बढ़ा दिया हमने। लेकिन वो तो उसी टाइम उन्होंने फैसला कर दिया था। मैं अकेला था, मेजोरिटी अथॉरिटी, उन्होंने कहा नहीं 3 दिन चलाएंगे हम। मैंने कहा भाई फिर तुम बाहर जाके कहोगे हुड्डा साहब ने भी एग्री कर लिया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं अनाउंस करूंगा अभी आपने नहीं एग्री करा। हाँ, पिछली बार जैसे किया था, पिछली बार भी किया था, बाहर जाके खड़ा हो कह दिया कि सबने ये यूनानिमस है। तो ऐसा नहीं है ना, प्रजातंत्र में जो जिसकी आवाज है उसको दबाने की प्रयास नहीं करना चाहिए भाई। आज हाँ, आज कितना हमने कहा भाई, 9 महीने से किसान बैठे हैं, हमने अर्जेंट मोशन दिया, उसका बात करते ही वो माइक ऑफ कर देते हैं। डॉक्टर का खड़ा हो जाए, डॉक्टर का माइक ऑफ, ये खड़े हो जाए, इनका माइक ऑफ। वहां के बात करते ही भाई जिम्मेवारी है। मैंने एक बात कही, वो तो कह दी सेंट्रल एक्ट है, ये है। मैं ठीक है, हमारी भूमि पर बैठे हैं ना, हम एक काम तो कर सकते हैं ना। अब जैसे सेंट्रल एक्ट नहीं है, लैंड एक्विजिशन ने बदल दिया है, तो इसमें अपना तो बना सकते हैं कि हरियाणा में कोई भी एमएसपी से कम खरीद करेगा प्राइवेट मंडी में या कोई आदमी, तो उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। क्यों नहीं कर सकते भैया? क्यों नहीं कर सकते? मेरे को बताएं, जवाब दें। आगे क्या अपना काम करेंगे हम क्या प्रोग्राम जो होगा बताएंगे आपको। तो कोविड की उसकी देखते हुए जो भी संभव होगा करेंगे। जो हमारे साथ मेरे साथ रहे, कोई विधायक रहा मेरे साथ, कोई एमपी रहा, उन्हीं साथियों को बुलाया। हाँ ना, नहीं बीमारी के बाद अब तुम्हारे को बुला रही हूँ, तुम्हारा कोई मकसद है? वो तो हरियाणा निवास में भी करके आ सकता था मैं, लेकिन सबसे मुलाकात नहीं होती है। तो उस दिन था भाई, पुराने साथी हैं, कई महीने से मैं मिला नहीं, कल बहुत सबसे मिला, ऐसे उनसे मिला जो 3 महीने से जिनके टेलीफोन पे भी बात नहीं हुई। तो बीमारी से हैं, वो आप लोग कह रहे हो। मेरे को किसी को शक्ति प्रदर्शन दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हैं? तो सारे साथ मेरे को दिखाने की जरूरत क्या है? लेकिन साथियों से मिलने की जरूरत थी, मेरे को उनसे मुलाकात करने की जरूरत थी। अब आप लंच करोगे, आपसे भी करूंगा, हर टेबल पे आगे आपकी बात सुनूंगा। तो वो तो मिलते रहते थे ना, तो बीमारी के वजह 3 महीने से ज्यादा हो गए, मुलाकात नहीं हुई थी, सबको बुला लिया। क्या 4 महीने हो गए। हाँ 4 महीने हो गए। 15 करा दिया प्रेस रिलीज दे दो हैं? हैं? हाँ हाँ, बनना चाहिए संगठन ना होने से क्या, कोई भी संगठन हो वो ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे मजबूत संगठन बनना चाहिए। माइक दे हैं? आप कह रहे हो ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं भाई, इनमें कुछ नहीं। बाकी कोई रस्सा खसी नहीं होती पार्टी में। प्रजातांत्रिक पार्टी है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, पार्टी जो फैसला करती है। अब तुम अखबार वाले हो, तुमने लिखना है, 4 पत्रकार हो, आपके अलग अलग वो हो सकते हैं, लेकिन फैसला होने के बाद तो एक ही रहेगा ना, मालिक जो तुम्हारा फैसला करेगा।
देखो तो अब जो चल रही बात उनकी, इसकी तो बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चलेगी बात। क्या फैसला लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही सबको मान्य होगा। हाँ, दो पूछ। कोरोना की वजह से आपसे जो संपर्क आज हो रहा है, जब आप कोरोना से लड़ते थे, आपके समर्थक एमएलए, वो समर्थक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने लिखा पूरी हुड्डा साहब के समर्थक एमएलए केसी मैडम को पास से मिले थे और उन्होंने कहा था कि मैडम साहब को बदलू, हुड्डा साहब को प्रदेश का अध्यक्ष था, हमें जो जानकारी बाहर आई, सच है झूठ है मुझे मालूम। आप नहीं, आपको मालूम ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, जब आप सच्चा झूठा। मेरे को खुद नहीं मालूम, मैं तेरे जैसा हूँ, मैं कोई उनके साथ था। नहीं, मेरे सामने किसी विधायक ने कहा, ये नहीं कहा कि हम क्या कह के आए हैं। नहीं, मेरे सामने किसी ने नहीं कहा, और ऐसा कोई मेरे को ना इल्म है। ये आप लोगों की कहानियां हैं, जो मर्जी करो। हैं? कल से पहले मैं क्या था भाई, और आज क्या बन गया? और पूछ लो, किसी का सवाल नहीं रहना चाहिए। ओ भाई, तू कैमरा तारा, तू सबसे पहला बात है, तू पूछ, फिर देख ले। ना ना, जो उल्टा पीस सीधा जवाब तो मैंने देना है। नहीं, कोई ऐसी आया नहीं ना, आएगा तो कहना। आज तुमने बड़ी समझदारी से काम किया है। सभी कृपया लंच करके जाना, सभी आमंत्रित। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।